बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। इस चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, इससे पहले हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। 4 चैप्टर जो है प्लांट फिजियोलॉजी की कंप्लीट कर चुके हैं। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो इन प्लांट्स द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन डिपेंड्स अपॉन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स टू द प्लांट्स। ठीक है, अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या है? इंट्रिंसिक मतलब हार्मोन्स हैं, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर लाइट, टेम्परेचर, वाटर, इन सबको कहा जाता है। ठीक है, अब प्लांट का डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन या मॉडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो प्लस कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, इन दोनों को मिला के प्लांट का डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब एक होता है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ठीक है, क्लोज फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या होता है? द फॉर्म ऑफ ग्रोथ जिसमें न्यू सेल्स ऐड होते रहते हैं बाय एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से, उसी को हम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। जिसमें ऐसा नहीं होता उसको हम क्लोज फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ कि ग्रोथ के कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो 3 फेजेस होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन फेज। बारी बारी से तीनों को देखते हैं, पॉइंट वाइज देखेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या चेंजेस होते हैं? दे आर द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स बोथ एट रूट एंड शूट एपेक्स। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक नाम से क्लियर है। ठीक है, रूट और शूट एपेक्स पे, यानी कि एपेक्स जानते हो ना, ठीक है, रूट और शूट का टिप। ओके, सेकंड पॉइंट, दिस सेल्स आर रिच इन प्रोटोप्लाज्मा पोसेस लार्ज कंस्पीशियस न्यूक्लियाई। इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इनके सेल्स में, और इनके पास बड़े बड़े न्यूक्लियाई होते हैं। थर्ड पॉइंट, द सेल वॉल्स आर थीन एंड सेलुलोसिक विद द अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। इनके जो सेल वॉल होते हैं वो थीन होते हैं, सेलुलोसिक होते हैं, विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करता है, वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सेकेंड जो फेज़ है वो इलोंगेशन फेज़ है। इस फेज़ में होता क्या है? न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होता है। ठीक है, सेल वॉल का डिपोजिशन होगा, एक सेल वॉल पहले से था, थिकनेस बढ़ेगी और ज़्यादा। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज वैक्यूलेशन, वैक्यूल्स का नंबर बढ़ेगा और सेल का इनलार्जमेंट होगा इलोंगेशन फेज़ में। थर्ड फेज़ है मैच्योरेशन फेज़, एंड in this phase the cells of this zone attain maximum size, अपना मैक्सिमम साइज अटेंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस। ये थे 3 फेजेस ऑफ मतलब ग्रोथ के। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ग्रोथ की रेट्स। एक एरिथमेटिक ग्रोथ रेट होता है, एक जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट होता है। हम जियोमेट्रिक को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। तो हम एरिथमेटिक को पहले अच्छे से देख लेते हैं कि एरिथमेटिक ग्रोथ रेट होती क्या है। ठीक है, तो एरिथमेटिक ग्रोथ रेट क्या होती है? द फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीज़न ओनली, है ना, वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड विल द अदर डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। यानी कि ये क्या करता है? माइटोटिक सेल डिवीज़न को फॉलो करने के बाद, है ना, एक ही डॉटर सेल को कंटिन्यू करता है डिवाइड करने में, और अदर जो होते हैं मैच्योर हो जाते हैं। इसे हम एरिथमेटिक ग्रोथ रेट बोलते हैं। मतलब माइटोटिक डिवीज़न हुआ, है ना, ये 2 सेल्स बने, अब ये एक ही डॉटर सेल्स को कंटिन्यू क्या करेगा? डिवाइड करता जाए, मतलब कि ये डिफरेंशिएट हो जाएगा और एक सेल जो है डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, यानी कि एक सेल मैच्योर हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो सेल है वो कंटिन्यू डिवाइड होता जाएगा। क्लियर? इस टाइप की पैटर्न को हम बोलते हैं एरिथमेटिक। यानी कि देखो, एक सेल था, 2 सेल बने, और दूसरा जो है मॉडिफाई हो गया, डिफरेंशिएट हो रहा है, और बाकी जो दूसरा सेल था वो क्या था? डिफरेंशिएट नहीं, वो डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है, इस टाइप के पैटर्न को हम एरिथमेटिक ग्रोथ रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सेल है शेडेड वाला, ऐसा वाला, वो क्या करता है? लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, दैट इज गेट मैच्योर्ड और मॉडिफाइड। ठीक, क्लियर जी, जिसको बोलते हैं हम डिफ्रेंसिएशन। क्लियर? अभी कहाँ पे देखा जाता है एरिथमेटिक ग्रोथ रेट? एग्जाम्पल, रूट इलोंगेटिंग एट कॉन्स्टेंट रेट। रूट इलोंगेटिंग एट कॉन्स्टेंट रेट, यानी कि रूट का जो लंबाई बढ़ रहा है ना, वो कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, तो ये एरिथमेटिक ग्रोथ रेट का एग्जांपल है। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर आप देखोगे तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, नीट में आता है, बोलता है कि एरिथमेटिक ग्रोथ रेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताइए। तो एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, ये होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द एरिथमेटिक ग्रोथ रेट। इसमें एल टी जो होता है लेंथ एट टाइम टी होता है, एल नॉट जो है लेंथ एट टाइम 0 यानी इनिशियल टाइम होता है, आर ग्रोथ रेट होता है इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, ग्रोथ रेट पर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। या फिर बोल सकते हो ये ग्रोथ रेट होता है, या फिर बोल सकते हो इलोंगेशन पर यूनिट टाइम में कितना इलोंगेशन हुआ है। तो उसके लिए ग्राफ है छोटा सा जो नीट में आया है और आएगा। ठीक है, इसमें क्या है ये देखो, ठीक है, ये इस तरफ के हाइट है, हाइट ऑफ द प्लांट, और इस तरफ टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हाइट कॉन्स्टेंटली बढ़ी जा रही है, तो इसी को हम बोलते हैं एरिथमेटिक। ठीक है, तो कुछ जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो गए, और कुछ सेल्स जो है वो डायरेक्टली बढ़ते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं। तो एक सेल जो डिवाइड होते जा रहा है और कुछ लोग डिफ्रेंशिएट हो गए, इसलिए उसने क्या किया? थोड़े ऊपर बनाया गया इसको। ठीक है, यानी कि
शुरू के टाइम में दोनों डिवाइड स्टार्ट किए थे एक साथ, उसके बाद एक सेल तो डिफ्रेंशिएट होता गया, दूसरा सेल कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो दूसरे सेल के हिसाब से ग्राफ बनाया गया। नहीं समझ आ रहा है तो इतना याद रखना, ये ग्राफ है बिटवीन द हाइट ऑफ प्लांट एंड टाइम, ठीक है। ऐसे ही दिखता है, ये याद रखना है, ठीक है। नीट में एज इट इज़ ऐसे ही पूछ देगा, ठीक है। हाइट ऑफ द प्लांट ऊपर की तरफ है और टाइम इस तरफ है। अगर ये ग्राफ उल्टा देता, ठीक है, मान लो हाइट ऑफ प्लांट इधर रहता, ठीक है, और टाइम उधर रहता, तब कैसा होता है ग्राफ? तब ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, यहाँ पे स्पेस छोड़ के। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जियोमेट्रिक ग्रोथ देखते हैं। देखो कि दोनों में ही ना आपको उसका एक्सप्रेशन याद रखना होगा। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये वाला है ना, और ये ग्राफ, ये दोनों मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद होने ही चाहिए, ठीक है। अब हम जियोमेट्रिक ग्रोथ देखते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। हेयर बोथ द डॉटर एंड प्रोजेनी सेल, डॉटर या प्रोजेनी सेल जिसको बोलते हैं, फॉलो द माइटोटिक सेल डिवीजन, रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यूसली टू डिवाइड एंड दिस। यहाँ पे 3 फेजेस आते हैं, लैग, लॉग और स्टेडी। इस फेज में दोनों सेल डिवाइड होते रहते हैं कंटिन्यूसली, 1 से 2 है ना, 2 से 4 ऐसा बनता जाएगा और ये डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ फेजेस होते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ में, लॉग, लैग, लॉग और या फिर एक्सपोनेंशियल बोल दो, और स्टेडी फेज, ठीक है। लैग फेज जो होता है वो इनिशियल फेज होता है। लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज जे शेप का होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, ठीक है। और लास्ट फेज स्टेडी फेज में बुढ़ापा बोलते हैं, यानी कि कम हो जाता है ग्रोथ, ठीक है। तो अपन बारी बारी से इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है लैग फेज इज़ द इनिशियल ग्रोथ फेज एंड इट इज़ स्लो। लैग, लॉग और स्टेडी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लैग और लॉग में लैग जो है इनिशियल है, लॉग जो है एक्सपोनेंशियल या फिर मिड का फेज है, जो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करता है, वो वाला फेज है, ठीक है। तो लैग फेज इनिशियल ग्रोथ है ना, और ये स्लो होता है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नीट में है, लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज कहते हैं। इसमें इंक्रीज़ करता है रैपिडली, है ना, कोई भी प्लांट का ग्रोथ, है ना, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है एट एक्सपोनेंशियल रेट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल रेट मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे प्लांट ग्रोथ करता है। इस फेज़ को हम लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। थर्ड इज़ स्टेडी और स्टेशनरी फेज, द ग्रोथ स्लो डाउन हेयर एंड लीड टू द सेनेसेंस, बुढ़ापा एंड देन डेथ। यहाँ पे बुढ़ापा आता है और उसके बाद डेथ हो जाती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है जो भी नीट में आया है, इफ़ वी फॉर्म अ ग्राफ बिटवीन द ग्रोथ अगेंस्ट द टाइम, यानी कि अगर हम जियोमेट्रिक ग्रोथ, देखो ये जियोमेट्रिक ग्रोथ है, जियोमेट्रिक ग्रोथ और टाइम के अगेंस्ट हम ग्राफ बनाए तो ये सिग्मोइड कर्व बनता है, एस शेप का कर्व बनता है। अब मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, ऑल सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, इन सब में होता है। उसमें क्या था, रूट इलोंगेटेड कांस्टेंट रेट, वो एरिथमेटिक का था, और जियोमेट्रिक का ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन क्या है, W1 इज इक्वल टू W0 ERT। कोई सवाल जवाब नहीं, सीधा रट्टा मारो, क्योंकि यही चीज़ सीधा उठ के आने वाली है नीट में एज इट इज़, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ के बारे में हम बताते हैं कि कैसे एक्सप्रेशन उसका होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जियोमेट्रिक ग्रोथ, दोनों नाम है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे W1 क्या है, फाइनल साइज़ है, वेट, हाइट, है ना, नंबर ऑफ सेल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ को डिनोट कर रहा है। W0 इनिशियल साइज़ है एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। R इज़ द ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट, जो पहले इनिशियल से फाइनल में गया वो रिलेटिव ग्रोथ रेट। T इज़ द टाइम फॉर द ग्रोथ एंड E इज़ द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जो आप जानते हो लॉग स्केल में, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, R जो हम देख रहे थे ना, किस में, ये एक्सप्रेशन में देख रहे थे, है ना, W1 इज इक्वल टू W0 ERT में R जो है ना वो क्या था, रिलेटिव ग्रोथ रेट था। क्लियर है। अब रिलेटिव ग्रोथ रेट होता क्या, R इज़ द रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड आल्सो मेजर द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इफ़िशियंसी इंडेक्स बोलते हैं। तो कभी भी नीट में पूछ सकता है कि इफ़िशियंसी इंडेक्स क्या होता है, तो R जो रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है वो मेज़र करता है किसको, प्लांट की एबिलिटी को, कि न्यू प्लांट मटेरियल को प्रोड्यूस कर सके, यानी कि एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल इज कॉल्ड इफिशियंसी इंडेक्स। क्लियर। अब ग्राफ देखते हैं सिग्मोइड कर्व वाला। तो अगर हम साइज, वेट और ऑर्गन ऑफ द प्लांट के रिस्पेक्ट में टाइम का ग्राफ बनाएं तो ये एस शेप का सिग्मोइड कर्व बनता है। अब ये एस शेप आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बना है। ये देखो, ये एस शेप का कर्व बना है, ठीक है। कम्प्लीटली एस नहीं, लेकिन बना ज़रूर है। तो शुरू तो होता है इनिशियल फेज, लैग फेज होता है, ठीक है, वो एकदम स्लोली, मतलब स्लो ग्रोथ होती है। फिर आता है एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज, इसमें सडनली इंक्रीज होता है ना, क्या ग्रोथ। फिर स्टेशनरी फेज है तो इसमें शांत हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा फिर ग्रोथ नहीं होती। तो इसी हिसाब से सिग्मोइड कर्व, टिपिकल सिग्मोइड कर्व या एस कर्व बनता है। तो को पूछा जाएगा जियोमेट्रिक ग्रोथ में कौन सा कर्व बनता है, तो सिंपल सी बात है, सिग्मोइड कर्व बनता है। मेरा नाम याद रखिएगा, संदीप फॉर एस, एंड संदीप का एस इज इक्वल टू सिग्मोइड कर्व या एस कर्व या टिपिकल सिग्मोइड कर्व।
क्लियर जी। ये ग्राफ था टिपिकल सिग्मॉइड कर्व का या एस कर्व का, जो था किसके बीच में, साइज वेट ऑफ द ऑर्गन और टाइम के बीच में, जो कि जियोमेट्रिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरिथमेटिक में क्या था, नॉर्मल था उसका जी, कॉन्स्टेंटली हो रहा था, तो उसका ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज़ मैक्सिमम ड्यूरिंग, कौन से फेज़ में मैक्सिमम ग्रोथ होती है, तो लॉग फेज़ में होता है या एक्सपोनेंशियल फेज़ में होता है। टिपिकल ग्रोथ कर्व कैसा होता है प्लांट में, तो सिग्मॉइड कर्व होता है, तो सिग्मॉइड आया तो सिग्मॉइड लगा दो, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, यानी कि हमने ग्रोथ तो पढ़ ली कि ग्रोथ क्या होता है, बट हम ग्रोथ को नापेंगे कैसे, ठीक है। तो उसके लिए दो टेक्निक्स हैं, एक है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, है ना, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, और एक रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है क्या, ये था टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ठीक है। टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, किसी टाइम में टोटल प्लांट का कितना ग्रोथ हुआ है वो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बताता है। रिलेटिव ग्रोथ रेट पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, यानी कि पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, शुरू में कितना था लास्ट में कितना हो गया, ये बताता है कौन, रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेट करना है, छोटा बच्चा कितना था बाद में कितना हो गया, ये रिलेटिव ग्रोथ रेट है। और टोटल ग्रोथ है, टोटल कितना बड़ा हुआ बेचारा, है ना, मतलब कि ये पूरा बढ़ोतरी जो उसका पूरा हुआ है ना, कितना बड़ा हुआ है, एब्सोल्यूट पूरा का पूरा, ठीक है। और इसमें रिलेटिव में क्या होता है, हम कंपैरिजन करते हैं कि पहले कैसा था अब कैसा है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में और रिलेटिव ग्रोथ रेट में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में डायग्राम है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट मेजर कैसे करेंगे, तो सबसे पहला देखो यहाँ पे एक लीफ, पहला ये था, ठीक है। इसका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। साइज़ लेंथ जो भी है वो 10 सेंटीमीटर हो गया बाद में लीफ ए का, ठीक है। लीफ बी में क्या है 50 सेंटीमीटर है और 55 सेंटीमीटर, रिलेशन है, रिलेटिव, ठीक है जी। तो ये क्या बता रहा है, ये रिलेटिव ग्रोथ को बता रहा है। और ये पूरा का पूरा जो ग्रोथ हुआ है शुरू से लेके, देखो इनिशियल स्टेज में इतना था, छोटा बच्चा था, और पूरा ग्रोथ हो गया ऐसा, ठीक है। और इनिशियल पैरामीटर मतलब कुछ टाइम पीरियड में जितना ग्रोथ हुआ वो रिलेटिव ग्रोथ है ना। मतलब मान लो एक महीने में लीफ इतना था 50 का, है ना, दूसरे महीने में इतना हो गया, तो ये रिलेटिव है, ठीक है। अब ये सबसे शुरू में उगाया था तो 5 सेंटीमीटर का था, अब 4 महीने बाद देखा तो 10 सेंटीमीटर का हो गया लीफ, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, क्लियर। अब एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को देखो जी, अब क्या होगा, है ना, आपको रिलेटिव ग्रोथ रेट और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालने का 2 टेक्निक बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको रिलेटिव निकालना है तो रिलेटिव के लिए आपको एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। वो लीफ वाला एग्जांपल सिर्फ एरिया के लिए था, हमको एरिया चाहिए था, आपको क्लियरली अभी समझ आएगा रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस क्या है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है बड़ा माइनस छोटा एरिया अपॉन टाइम, यानी कि बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया अपॉन टाइम, क्लियर है जी। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है, सीधी सी बात है, देखो ध्यान से। पहले हमारा जो लीफ था, लीफ ए में, है ना, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया 2 क्या हो गया 10 हो गया, एरिया 5 जो हो गया, है ना, एरिया 1 क्या हो गया 5 हो गया। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 माइनस A1 10 माइनस 5 अपॉन टाइम, ठीक है। तो कितना होगा 5 अपॉन टाइम, ये क्या हो गया एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ठीक है। यानी कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट अपना निकल गया, ठीक है। और लीफ बी में क्या था, लीफ बी में 55 माइनस 50 अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये 5 अपॉन टाइम, ये भी क्या है सेम आ गया, यानी कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आपको दिखा, समझ रहे हो। यानी कि इसमें भी और इसमें भी टोटल जो ग्रोथ रेट आ रहा है ना, वो आ रहा है 5 बाय टाइम, है ना, मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। अब देखो रिलेटिव में कैसा चेंजेस आता है, ठीक है। दोनों में एब्सोल्यूट सेम है, क्लियर। अब रिलेटिव देखना कैसा आता है, ठीक है। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप 1, पहले एब्सोल्यूट को निकालो, देन रिलेटिव परसेंटेज में निकलेगा। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट अपॉन इनिशियल ग्रोथ रेट इंटू 100 कर दो, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट अपॉन इनिशियल ग्रोथ रेट इंटू 100 करोगे, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना था 5 पर यूनिट टाइम, इनिशियल ग्रोथ रेट कितना था पहले वाले में हमारा 5 था, दोनों कटा 1 इंटू 100, यानी कि 100% इसका ग्रोथ आया लीफ ए का, ठीक है। और लीफ 2 में क्या था, पहले है ना जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आया वो 5 है, और पहले कितना था 50 है, तो 1/10 इंटू 100 तो जाएगा 10%। यानी कि देखो ध्यान से, यानी कि अगर आप ध्यान से मेज़र करोगे, है ना, कि एक का रिलेटिव ग्रोथ रेट आया 100%, जिसमें 5 से सीधा 10 हुआ था, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और एक में 10% है रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो यही डिफरेंस है एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट में। ये लीफ वाला एग्जांपल थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा प्रिमिटिव था, इसमें हमने सिर्फ एरिया को समझाया है। एरिया पहले का इतना है, दूसरे का इतना हुआ, पहले का इतना है, इतना दूसरा का हुआ, ठीक है। तो दोनों लीफ में हमने एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकाला, तो 5 बाय टाइम यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट था,
कितना मतलब कि टोटल टाइम में कितना ग्रोथ हुआ, टोटल ग्रोथ जितना हुआ वो था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम, ठीक है। और जब हमने रिलेटिव ग्रोथ रेट निकाला तो रिलेटिव हमेशा परसेंटेज में निकलता है। रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट अपॉन इनिशियल ग्रोथ रेट इंटू 100 करना था। एब्सोल्यूट में 5 अपॉन, ठीक है, इसका क्या था इनिशियल में 5 था, कटा तो 100% ए वाले का ग्रोथ रेट आया, ठीक है। इसमें क्या था 5 अपॉन एब्सोल्यूट अपॉन क्या था इनिशियल 50 था, है ना, 100 कर दिए तो ये कटा 10 है ना, तो यहाँ पे 100 है तो 10% रिलेटिव ग्रोथ रेट किसका है, लीफ वाले बी का, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट 5 आया इसका भी दोनों का, और रिलेटिव ग्रोथ रेट ए वाले का आया 100% और बी वाले का 10%। तो ये डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट में। आई होप आपको समझ आया होगा। अब असर्शन रीजन में कैसे पूछेगा नीट में, असर्शन रीजन में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, बोलेगा अगर लीव ए और लीव बी हैव द सेम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बट डिफरेंट रिलेटिव ग्रोथ रेट, यानी कि असर्शन रीजन में पूछ सकता है कि लीव ए एंड लीव बी हैव द सेम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बट डिफरेंट रिलेटिव ग्रोथ रेट, इज इट ट्रू और नॉट, ठीक है। तो मैंने बताया हो सकता है क्या, हमेशा होता ही है। मैंने बताया कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हमारा आया था 5 दोनों का, रिलेटिव ग्रोथ रेट 100% और 10% आया था अलग अलग, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ये आता ही है कि लीव ए और बी में है ना एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आया सेम और रिलेटिव ग्रोथ रेट आया डिफरेंट। तो एसएसआर रीजन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे थोड़े से, है ना, जैसे कि डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। जल्दी से इसको देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस क्या होती है, सेल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड आल्सो लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। सेल क्या करता है, डिफरेंशिएट होता है और मैच्योर हो जाता है किसी अनदर टिश्यू में, एक स्पेसिफिक ऑर्गन में, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड वो अपनी डिवाइड होने की कैपेसिटी को लूज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैकियरी एलिमेंट्स, ट्रैकिड्स लूज प्रोटोप्लाज्मा एंड गेट लिग्नोसेल्यूलोसिक, यानी कि डेड हो जाता है, लिग्निन डिपोजिशन होता है। सेकेंडरी सेल वॉल्स टू कैरी वाटर, ठीक है, लिग्निन डिपोजिशन की वजह से सेकेंडरी सेल वॉल जो होते हैं कैरी करते हैं वाटर को टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। क्लियर, ये समझ आया आपको। अब डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, यानी कि जैसे ट्रैकिड्स वगैरह जो है ना, उसी का एग्जांपल ले रहा हूँ पकड़ के। तो जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स है ना, वो क्या करते हैं, अगेन गेट द कैपेसिटी टू डिवाइड, है ना, अंडर द सर्टेन कंडीशन कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। यानी कि ये जो सेल्स जो लूज़ कर चुके थे अपनी डिवाइड होने की कैपेसिटी को, फिर से अपने रीगेन करते हैं उस डिवाइड होने की कैपेसिटी को, है ना, और उसी को हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, है ना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, है ना, फॉर्म फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स। क्लियर जी। तो फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम द फुल्ली डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेम पैरेन्काइमा जो है ना फुल्ली डिफरेंशिएट हो जाता है, लेकिन इससे फिर से रीगेन करता है अपना डिवाइड होने की कैपेसिटी और बनाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, इन सबको बनाता है कौन, पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, समझ आया। चलो आगे देखते हैं, वो है लास्ट प्रोसेस जो इसकी है, डी डिफरेंशिएशन एक टर्म है, उसको देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू, है ना, सेल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड लूज द कैपेसिटी डिवाइड। अब ये डी डिफरेंशिएटेड सेल्स फिर से अपनी कैपेसिटी को लूज़ करेंगे डिवाइड होने की और मैच्योर हो जाएंगे किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में, है ना, ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड कर सके, उसी को री डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है इसका, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क एसेट्रा, है ना, फ्रॉम द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। देखो हमने बताया सेकेंडरी फ्लोएम वगैरह है ना, पैरेन्काइमा वगैरह, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम, पैरेन्काइमा, सेकेंडरी जाइलम, इनसे क्या हुआ डेवलप, है ना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सब। अब कॉर्क कैम्बियम जो है वो लूज़ करेगा, फिर से अपनी मतलब अगेन रीगेन करेगा अपनी कैपेसिटी को डिवाइड होने की, ठीक है, क्लियर है।